हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था विभिन्न देशों के लेखकों के बारे में, जैसे कि और अरबी लेखक, अन्य लेखक। फिर हम लोगों ने देखा था ऊपर यहाँ चीनी लेखक को, और उसके बाद में अब हम लोग पहुँच चुके हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों पर। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य कहने का अर्थ है, पुरातत्व का अर्थ होता है पुरानी, पुरातत्व साक्ष्य मतलब तो प्रूफ होता है, तो पुरातत्व का मतलब होता है पुरानी चीज़ों वाला साक्ष्य। पुरातत्व यानी कि जो खनन में जो चीज़ें प्राप्त होती हैं, ऐसे प्रूफ के बारे में हम लोग पहुँच चुके हैं कि खनन से संबंधित कौन कौन सी प्रूफ मिली हैं, भारतीय इतिहास की जानकारी में वह कैसे सहायक हैं। चलिए आगे लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। लिखा है 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगस कोई अभिलेख जो एशिया माइनर में मिला है, उसमें वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नातस्य का नाम मिलता है। ये भी शायद हम लोगों ने देख लिया था। और चलिए आगे देखते हैं अब। चलिए यहाँ हम देखें, लिखा मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यमन राजदूत हेलियोडोरस। तो मध्य भारत में कौन सा धर्म उत्पन्न हो रहा था? भागवत धर्म। जो आप देखेंगे एक श्रीमद् भागवत गीता जो होता है, उसको मानने वाले को भागवत धर्म वाला कहा जाता है, और ये मध्य भारत में विकसित हो रहा था। इसका जो प्रमाण है वो कौन देता है? तो यमन राजदूत हेलियोडोरस देता है। ठीक है। उसके बाद में है वेस्नर विदेशी गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। स्तंभ लेख कहने का मतलब खंबा होता था और इस पर चीज़ें लिखी हुई रहती थी, जिसको स्तंभ लेख कहते थे। लिखा है महत्वपूर्ण कुछ अभिलेख। तो इससे पहले हम ये देख लेते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। भारतवर्ष का जिक्र है सबसे पहले किस अभिलेख में मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतवर्ष का पहला उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो भारतवर्ष का जो पहला उल्लेख है वो प्राप्त होता है कहाँ से? हाथी गुम्फा अभिलेख से। हाथी गुम्फा अभिलेख से। आगे है सर्वप्रथम दुर्भिक्षा का जानकारी देने वाला अभिलेख सहगौरा अभिलेख है। दुर्भिक्षा की जानकारी देने वाला सबसे पहला अभिलेख कौन सा है? सहगौरा अभिलेख। सर्वप्रथम भारत में होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। तो हुनों का जो आक्रमण था, हुन जो थे विदेशी थे और ये इंडिया पर आक्रमण करते हैं, और इसका जो जानकारी है हमें कौन सा लेख देता है? तो भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख हमें इसकी जानकारी देता है। ठीक है। आगे है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य। सती प्रथा पता है आप लोगों को? सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है। एरन अभिलेख किस राजा से संबंधित था? भानुगुप्त से संबंधित था। सती प्रथा में क्या होता था? जब पति मर जाता था तो उसके साथ ही साथ पत्नी को भी क्या किया जाता था? चिता पर बैठा दिया जाता था और उसे जला दिया जाता था। तो ये जो व्यवस्था थी काफ़ी खराब व्यवस्था थी, क्योंकि जब शादी हुआ करता था लोगों का, तो उस समय इनके एज में काफ़ी अंतर होता था। जो पुरुष होते थे वो काफ़ी अधिक उम्र के होते थे, और जो स्त्रियां होती थी कम उम्र की होती थी। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि पुरुष पहले मर जाएगा और स्त्रियों को उनके साथ जलना पड़ता था। यह व्यवस्था काफ़ी खराब व्यवस्था था। इसका अंत भी हुआ, लेकिन काफ़ी समय बाद हुआ, और
इसके लिए भी काफ़ी आंदोलन करने पड़े थे। आगे है, यहाँ तो आपको याद रखना है कि सती प्रथा का जो पहला लिखित साक्ष्य है वो कहाँ से मिलता है, तो एरन अभिलेख से मिलता है। एरन अभिलेख किस राजा के समय का है, तो भानुगुप्त के समय का है। ठीक है, एक और था गुप्त समय में। उसके बाद में भारतवर्ष का पहला उल्लेख मिलता है हमें कहाँ, कि इस अभिलेख में भारतवर्ष का सबसे पहला अभिलेख, भारतवर्ष का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है हमको, तो हाथी गुम्फा में मिलता है। हाथी गुम्फा में मिलता है भारतवर्ष का पहला अभिलेख। सती प्रथा का मिलता है सबसे पहला एरन अभिलेख में। ठीक है, आगे देखते हैं। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। रेशम बुनकर जो थे, बुनकर मतलब कपड़ा बुनने वाले, रेशम के कपड़ा बनाने वाले जो लोग हैं, उससे श्रेणियों की जानकारी कहाँ से मिलता है, मंदसौर अभिलेख से मिलता है। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका ये है। खैर विभिन्न में चलेंगे तो ऐसे बहुत सारे कल्चर को देखेंगे, लेकिन यहाँ अभी यह एक है तो इसको जान लेते हैं कि अभिलेखों का जो अध्ययन है क्या कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। कश्मीर नौपसानिक पूरा स्थल बुर्जहोम से गर्तावास का साक्ष्य प्राप्त होता है। गर्तावास मतलब कि गड्ढे में घर, ऊपर प्लेन रहेगा और उस मिट्टी के नीचे ही खोद करके और घर बना लिया जाता था, तो उसको गर्तावास कहते थे। तो गर्तावास कहाँ से प्राप्त हुआ है, बुर्जहोम से। और बुर्जहोम कहाँ है, कश्मीर में है। जैसे ये भारत हुआ, ठीक है, इधर जो है कश्मीर है और यहीं से प्राप्त हुआ है बुर्जहोम। बुर्जहोम उत्तर भारत में प्राप्त हुआ है। क्योंकि उत्तर भारत में ठंडी पड़ता था, तो ठंड से बचने के लिए जो है गर्तावास का निर्माण किया गया होगा, जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी वगैरह भी बनाई गई थी। आगे है, प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्का कहते थे। प्राचीन सिक्कों को क्या कहते थे, आहत। आहत माने होता है चोट, तो जिस पर चोट करके और बनाया गया होता था उसको कहते थे आहत सिक्का। इसी को साहित्य में कसार्पण भी कहा गया है। साहित्य में इसको क्या कहा गया है, कसार्पण भी कहा गया। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने शुरू किया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिक्कों पर लेख लिखने का काम सबसे पहले किसने शुरू किया, तो यवनों ने शुरू किया था। समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुई मुद्रा वाली सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। देखो, समुद्रगुप्त जो था एक गुप्ता सम्राट था, गुप्त वंश का एक शासक था। ये संगीत प्रेमी था और ये बात कन्फर्म होता है उसके सिक्के से। उसने अपने सिक्के पर संगीत, ये जो एक तारा होता है जो आप लोग देखे होंगे, ऐसे होता है, ऐसे होता है, यहाँ कुछ रहता है, इससे तारे जुड़ी रहती है, तो उसको एक तारा बोलते हैं। ऐसा ही चीज़ लेकर के उसको गोद में बजाते हुए दिखाया गया है। और इसलिए इतिहासकार मानते हैं कि जो गुप्ता राजा समुद्रगुप्त था, गुप्ता राजा समुद्रगुप्त जो था वो संगीत का प्रेमी था। अरिकमेडु यानी से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, अरिकमेडु से, पुदुचेरी के निकट में जो है स्थान, वहाँ से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो यह प्रमाणित करती है कि भारत का संबंध रोमन से भी था और इन दोनों क्षेत्रों में व्यापार भी हुआ करते थे और इस वजह से ही यहाँ सिक्के मिले हैं। ठीक है, एक बार यहाँ पे एक छूट गया है अभिलेखों का सूची, इसको हम पढ़ लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों को देख लिया जाए। इधर क्या है, अभिलेख है और इधर जो है उससे संबंधित शासक हैं। जैसे पहला है हाथी गुम्फा अभिलेख, और हाथी गुम्फा जो अभिलेख है किस राजा से संबंधित है, राजा खारवेल। जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उस किससे संबंधित है, राजा खारवेल से संबंधित है। और इसमें जो है सबसे बड़ी बात है कि इसका तिथि नहीं पता किसी को। जो हाथी गुम्फा अभिलेख है राजा खारवेल से संबंधित है और इसका डेट किसी को पता
नहीं है। उसके बाद में आता है जूनागढ़ अभिलेख। जो जूनागढ़ अभिलेख है वो राजा रुद्रदामन से संबंधित है। ये जो जूनागढ़ अभिलेख है किससे संबंधित है? राजा रुद्रदामन से संबंधित है। आगे है, फिर से रिपीट कर दूं, हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? कलिंग राजा खारवेल से। हाथी गुम्फा खारवेल से। जूनागढ़ रुद्रदामन से। जूनागढ़ रुद्रदामन से। हाथी गुम्फा कलिंग राजा खारवेल, हाथी गुम्फा खारवेल और जूनागढ़ रुद्रदामन। ठीक है। उसके बाद में है, उसके बाद में आ जाता है आपका नासिक अभिलेख। और नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है। नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? गौतमी बलश्री से। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त से। प्रयाग समुद्रगुप्त से। जूनागढ़ रुद्रदामन से। हाथी गुम्फा कलिंग राजा खारवेल से। हाथी गुम्फा खारवेल से। जूनागढ़ रुद्रदामन से। और प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त से। ठीक है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से। ऐहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन से संबंधित है। उस समय ऐहोल के समय जो राजा था वो कौन था? पुलकेशिन था। ऐहोल के समय जो राजा था कौन था? पुलकेशिन था। मंदसौर जो अभिलेख है वो मालवा के राजा यशोधवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर का जो अभिलेख है प्रतिहार राजा नरेश भोज। प्रतिहार राजा भोज था। जो राजा भोज का आप नाम सुने होंगे वो यही राजा भोज है। प्रतिहार नरेश था ये। ठीक है। इससे संबंधित कौन सा अभिलेख मिला है? और ग्वालियर अभिलेख। आ गया भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। यह किससे संबंधित है? स्कंद गुप्त से संबंधित है। स्कंद गुप्त से संबंधित है। कौन सा अभिलेख? जूनागढ़ अभिलेख या भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख किससे संबंधित है? स्कंद गुप्त से। और जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? यह भी स्कंद गुप्त से ही संबंधित है। देवपड़ा अभिलेख किससे संबंधित है? तो बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। देवपड़ा विजयसेन से। ग्वालियर प्रतिहार से। देवपड़ा विजयसेन से। जूनागढ़ स्कंदगुप्त से। जूनागढ़ स्कंदगुप्त। ग्वालियर राजा भोज। ग्वालियर राजा भोज। मंदसौर मालवा ऐहोल पुलकेशिन देवपड़ा विजयसेन राजा भोज ग्वालियर राजा भोज ग्वालियर यशोवर्मन मंदसौर ऐहोल पुलकेशिन। ठीक है। पुलकेशिन ने लिखा, ऐहोल लिखा नहीं, उसे समय लिखाया। इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं, बस आगे बढ़ेंगे। हाथी गुम्फा खारवेल जूनागढ़ रुद्रदामन जूनागढ़ खारवेल हाथी गुम्फा नासिक गौतमी बलश्री प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन मंदसौर अभिलेख मालवा ग्वालियर राजा भोज उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। और चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक इतिहास को, प्रागैतिहासिक काल को। ठीक है। अब जो हमें शुरू करना है वह कौन सा चीज़? प्रागैतिहासिक इतिहास। ठीक है। हमें शुरू करना है क्या चीज़? प्रागैतिहासिक काल का इतिहास। प्रागैतिहासिक का मतलब होता है, पहले जानिए। इतिहास तो समझ रहे होंगे। ऐतिहासिक काल, और इसके पहले जो होता है वो होता है प्रागैतिहासिक काल।
इतिहास से पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। अब इतिहास किसको कहते हैं? तो जिन घटनाओं का लिखित साक्ष्य होता है उन्हें हम इतिहास कहते हैं, और उनसे पहले यानी कि जो लिखित बिना लिखित साक्ष्य वाले जो घटनाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो प्रागैतिहासिक घटना या प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी वह काल जिस समय की लिखित घटनाएं या लिखित बातें हमारे पास उपलब्ध नहीं है, उन्हें ही हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो यहाँ हमें पढ़ना है प्रागैतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, पहला है जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे ही प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। तो यहाँ से तो आसानी से याद हो गया होगा, लिखित रूप में अगर है विवरण तो ऐतिहासिक काल या इतिहास, और जिस समय का लिखित विवरण नहीं है उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। देखो जब डिटेल वीडियो भी इससे संबंधित पढ़ा होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसमें थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं तो इसको भी थोड़ा सा समझ ही लेते हैं। जो कालखंड है ना पूरे इतिहास का, उसको 3 खंड में बांट दिया गया। ठीक है, यहाँ जहाँ लिखना पढ़ना आदमी जानता है उसको ऐतिहासिक या ऐतिहासिक काल कहते हैं। वह समय जब इंसान पढ़ना लिखना नहीं जानता था तो इसको बोलते थे कौन सा काल? जब इंसान पढ़ना लिखना नहीं जानता था तो बोलते थे प्रागैतिहासिक काल। और वह समय जो इंसान पढ़ना लिखना तो जानता था, लेकिन उसके लिखे गए चीज़ को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, उसको बोलते हैं आध्यैतिहासिक काल। ठीक है, तो घटनाओं को 3 खंड में बांट दिया गया है, टाइम को 3 खंड में बांट दिया गया है। पहला प्रागैतिहासिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक 3 तरह के काल होते हैं, 3 तरह की घटनाएं होती हैं। आगे है ज्ञानी मानव जिसे होमोसेपियन। देखो यहाँ पे होमोसेपियन और सेपियंस भी एक होते हैं। जो आधुनिक मानव है उसको होमोसेपियंस कहते हैं और ज्ञानी मानव को होमोसेपियन कहते हैं। का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हज़ार वर्ष पहले हुआ। जो ज्ञानी मानव है वो आज से कितना वर्ष पहले है? 30 या 40 हज़ार वर्ष। 30 या 40 हज़ार वर्ष पहले ज्ञानी मानव इस पृथ्वी पर जन्म लिए। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीवन का मुख्य आधार शिकार था। पूर्व मतलब होता है पहले, और पाषाण माने होता है पत्थर। देखो इस पृथ्वी का ऐसा काल जिसमें मनुष्य पत्थरों पर अपना जीवन गुजारता था, उसे क्या बोलते हैं? पाषाण, ये वाला सा ठीक रहेगा, पाषाण काल बोलते हैं। ठीक है, वह काल जिसमें मनुष्य अपना जीवन पत्थरों पर ही आश्रित रखता था उसे बोलते थे पाषाण काल। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। कर आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में होगा। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। जो आग है वो कब खोज हुआ? तो पूरा पाषाण काल में, और जो पहिया है वो नव पाषाण काल में। जो पाषाण काल है इसको 3 खंड में बांट दिया गया है। ठीक है, एक है पूरा पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव
पाषाण काल, ठीक है, नवपाषाण काल। तो जो पहिया का खोज है वो नवपाषाण काल में होता है, जो आग का खोज है पूरा पाषाण काल में होता है। आगे है मनुष्य में अस्थायी निवासी की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में तथा उसने सबसे पहले किसको पालतू बनाया? कुत्ते को पालतू बनाया। तो मानव अस्थायी रूप से रहना कब सीख लिया? नवपाषाण काल में। और सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? कुत्ता को। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। उसके बाद उसके द्वारा बनाया जाने वाला औजार कुल्हाड़ी था, ठीक है। प्राप्ति स्थल अतिरमपक्कम में है, दक्षिण भारत में स्थित है यह अतिरमपक्कम, वहाँ से सबसे पहला कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ है। तो मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का किया। और उस धातु के प्रयोग से कौन सी औजार बनाई थी? तो कुल्हाड़ी। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। कृषि का आविष्कार नवपाषाण में हुआ, और जब तक कृषि नहीं होती है लोग अस्थायी नहीं रहते हैं, इसलिए कृषि नवपाषाण में हुआ। और अस्थायी रहना भी मनुष्य ने कब सीखा? नवपाषाण काल में ही सीखा था। आगे है प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिम बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ थी। गेहूं और जौ थी, ठीक है। खेती के लिए जो सबसे पहली फसल अपनाई गई थी उस फसल में कौन था? सबसे पहले तो गेहूं और जौ था। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक क्षेत्र के स्थल के रूप में कौन फेमस है? मेहरगढ़ और बलूचिस्तान फेमस है। कह रहा है पलवारम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई। कहाँ? तो पलवारम नामक स्थान पर। आगे है भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक मतलब पत्थर होता है, पाषाण के बने होते थे। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदाड़ो था, सिंध भाषा में, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ जो मृतकों का टीला देख रहे हैं। चलिए अब इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले बातों को लेकर के।